हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि छोटे बच्चों के रोने के क्या कारण हो सकते हैं और जब बच्चा रो रहा है तो हम बच्चों को कैसे चुप कराएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो न्यू पेरेंट्स है उनको बहुत ये दिक्कत होती है कि बच्चा रोता है और कई बार उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर बच्चे के रोने का कारण क्या है और कैसे हम बच्चे को चुप करें। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बच्चों की रोने के कारण को घर पे समझ सकते हैं और उसकी घर पे ही इलाज कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि बच्चों के रोने के पीछे कब कुछ सीरियस कारण हो सकता है और हमें पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि जो छोटा बेबी है, जो बच्चा 1 साल से कम है, स्पेशली जो 6 महीने से कम है, उनको अपने कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही वे आता है, वो है रोना। रोने के सिवा और किसी भी तरीके से वो अपने तरफ अटेंशन नहीं खींच सकते, तो हर चीज़ के लिए वो रोते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन कारण है बच्चों का रोने का वो होता है भूख लगना। मतलब क्या होता है कि बच्चा जो छोटा होता है वो हर 2 से 3 घंटे के बाद मिल्क फीड कर रहा होता है, तो जब भी उसे भूख लगती है तो रोता है। और जो हंगर की क्राई है वो बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है। जब बच्चा भूखा होता है तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल के लिप्स को टच करता है, अपने मुंह को चलाता है जिसको लिप स्मैकिंग बोलते हैं, या फिर अपने सिर को इधर उधर घुमा के निप्पल या ब्रेस्ट को खोजता है ताकि उसको फीडिंग मिल सके। और उसके बाद उसके साथ बच्चा रोने लगता है, तो इसको हम हंगर क्राई बोलते हैं। दूसरी जो कॉमन कारण है बच्चों की रोने की वो है गीला डायपर। क्या होता है कि जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के होते हैं, जैसे कि वो बार बार फीड करते हैं, उसी तरह से बार बार वो यूरिन और पॉटी करते हैं। कई बार 6 से 8 बार नॉर्मल पॉटी करते हैं और 6 से 8 बार यूरिन भी करते हैं। तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली वो डायपर को गीला कर देते हैं और जब डायपर गीला होता है तो उनको वो अनकम्फर्टेबल महसूस होता है और इससे भी बच्चे जग के रोने लगते हैं। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि डायपर बहुत लंबे समय तक पहनाने से उनको वहाँ पर अंदर एक सोरनेस, रेडनेस आ जाती है जिसको हम डायपर रैश बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे कई बार रोते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट कॉमन कारण होता है बच्चों के रोने का वो है अनकंफर्टेबल क्लोथिंग, या फिर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब गर्मी के दिन में हम ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं बच्चे को तो उनको गर्मी लगती है, पसीना हो जाता है, तो बच्चे अंदर से अनकंफर्टेबल होकर रोते हैं और अपने हाथ पैर घुमाते रहते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। बट पेरेंट्स क्या होते हैं, वो डरे रहते हैं, सोचते हैं कि बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं। इसका रूल ऑफ थंब आप याद रखें कि जितना क्लोथिंग आपको कंफर्टेबल लग रहा है बस उससे एक एक्स्ट्रा थिन लेयर ऑफ क्लोथिंग बच्चे को पहनाना है। जैसे कि आपने अंडर 2 कपड़े पहने हैं तो बच्चे को एक एक्स्ट्रा शीट ओढ़ाना है। इससे बच्चे को कंफर्टेबल क्लोथिंग रहेगी और बच्चा परेशान नहीं होगा गर्मी से। सिमिलरली पेरेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि हम फ़ैन या एसी छोटे बच्चों के रूम में चला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, एसी या फ़ैन बच्चों के रूम में चलाया जा सकता है। फ़ैन के लिए जनरली आप ये ध्यान रखें कि फ़ैन को 3 के ऊपर ना चलाएं, हल्का फ़ैन चलाएं और फ़ैन के डायरेक्टली नीचे बच्चे को ना रखें, जो हवा का फ्लो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली ना आए। और दूसरी चीज़ है एसी के लिए जनरली आप ध्यान रखें कि टेम्परेचर करीब 24 से 27 के बीच में हो और सिमिलरली एसी का भी जो फ्लो है वो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली ना आए। एसी और फ़ैन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था कि बच्चों के लिए एसी और फ़ैन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि रूम का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना। कई बार ऐसा होता है कि फीड करने के थोड़ी देर बाद बच्चा दूध वॉमिट कर देता है और उसके साथ रोने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों को, बड़े लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है, जो हम खाते हैं वो खाना कभी कभी हमारे फूड पाइप में आ जाता है और हमको जलन होने लगती है छाती में। तो सिमिलरली बच्चों को अगर आप सही तरीके से बर्प नहीं कर रहे हो, फीड कराने के बाद मैंने बताया है कि कम से कम 10 से 15 मिनट बच्चे को थोड़ा उनका सिर ऊपर करके बर्प करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सही तरीके से बर्प नहीं करते हो तो क्या होता है कि बच्चे ने फीड लेते वक्त जो हवा स्वालो की है, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके साथ वो हवा भी स्वालो कर देता है, तो वो हवा उसके पेट में गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बच्चा परेशान होता है और उससे उसकी जो मिल्क है, जो दूध उसने पिया है, वो गले में आ जाती है और इससे उसको जलन होती है गले में, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। तो इस रिफ्लक्स की वजह से बच्चे को तकलीफ होती है और बच्चा रोता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप जब भी बच्चे को फीड कराएं तो बच्चे को उसके सिर को थोड़ा ऊपर करके कम से कम 10 से 15 मिनट बर्प करें ताकि उसकी जो गैस निकल जाए, और गैस निकलने से बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, अच्छे से सोता है। तो बर्पिंग की पोजीशंस आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ जो सबसे
परेशान करने वाली क्राइंग होती है बच्चों में वो है नाइट में जो बच्चे रोते हैं, जिसको हम बेबी कोलिक या इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे 3 वीक्स से बड़े होते हैं उनमें ये चीज़ स्टार्ट होती है और जनरली लेट इवनिंग या नाइट में होती है और बच्चा कंटिन्यूसली रोते रहता है, 3-4 घंटे कंटिन्यूसली रोता है। जब बच्चा रोता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और पैरों को पेट पे खींचने लगता है, बॉडी को ट्विस्ट करने लगता है और इसमें पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि कहीं बच्चे को कहीं पेट में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो बेबी कोलिक या फिर बच्चों की जो गैस की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उस वीडियो को अच्छे से देख लें अगर आप एक यंग पेरेंट हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको जो बेबी कोलिक का कारण और उसका सॉल्यूशन शॉर्ट में समझाता हूँ। क्या होता है कि बच्चा दूध पीता है तो उसके पचने से पेट में गैस बनता है और ये गैस आगे नहीं बढ़ने की वजह से बच्चों को पेट में दर्द होती है, स्पेशली बच्चे रात में बहुत रोते हैं। तो इस कोलिक को रिलीव करने के लिए 3 मैं आपको प्रिवेंटिव टेक्निक बता रहा हूँ और 3 आपको रिलीफ दिलाने के लिए क्या करना है वो बताता हूँ। तो 3 प्रिवेंटिव टेक्निक में देखिए, पहले तो मैंने पहले बताया कि बर्प अच्छे से कराइए। दूसरी चीज़ है बच्चों को जो साइक्लिंग मोशन आप लेग करेंगे तो आपके बच्चे की गैस आसानी से पास हो जाएगी। थर्ड थिंग है कोलिक मसाज करना है बच्चे के नेवल के अराउंड, सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तेल से हल्का सा मसाज करेंगे तो गैस आसानी से रिलीव होती है और बच्चा आराम महसूस करता है। और जब बच्चा रो रहा है तो उसमें आराम दिलाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को कंधे पे लेके थोड़े से ओपन स्पेस में जाना है, कॉरिडोर में, टेरेस में जाके लेके थोड़ा सा वॉक करना है। बच्चे को कोई सिमेथिकॉन बेस्ड ड्रॉप जैसे कि कोलिकेड या कोलिमेक्स डीएफ के नाम से आती हैं, तो ऐसे ड्रॉप्स देना है जिससे बच्चे की गैस रिलीव हो जाए। और इन सब टेक्निक को अपनाने के बाद भी अगर बच्चा रोता है तो आप बच्चे को स्ट्रॉलर पे या फिर कार राइड में थोड़ी देर अगर लेके जाओगे तो बच्चा अक्सर देखा जाता है कि चुप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि बच्चा यूरिन या पॉटी करने से पहले रोता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा यूरिन या पॉटी करने से पहले कुछ सेकंड के लिए रोता है वो चीज़ नॉर्मल है। जैसे कि हम यूरिन या पॉटी करने से पहले जहाँ पर हम पास करते हैं उससे पहले हमें भी हल्का सा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग या पेन महसूस होता है, तभी हम यूरिन या पॉटी पास करने जाते हैं। तो सिमिलरली बच्चों को भी ये चीज़ महसूस होता है और साथ साथ जो यूरिन या पॉटी पास करने के लिए बच्चों को थोड़ा रो के अपने पेट में प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर बच्चा जस्ट यूरिन या पॉटी पास करने के जस्ट थोड़ी देर पहले अगर रो रहा है तो वो नॉर्मल है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बच्चा यूरिन या पॉटी करते हुए भी रो रहा है, यूरिन और पॉटी निकलते वक्त भी रो रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसको यूरिन में बर्निंग हो रही है या फिर पॉटी बहुत हार्ड है, निकालने में दिक्कत हो रही है, तो उस सिचुएशन में एक बार आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बेड पे रखते ही बच्चे रोने लगते हैं। उस पर क्या होता है कि बच्चे को अटेंशन चाहिए, बच्चे को प्यार चाहिए, बच्चे को केयर चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा सब चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो उस पर बेड पे रखने से ही बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है, बच्चा डर जाता है कि कहीं मुझे छोड़ के कहीं चले ना जाएं लोग, तो वो उस प्यार के लिए, वो अटेंशन के लिए भी रोता है। तो इसको कॉलिंग क्राई बोलते हैं और ये एक कॉमन सी चीज़ है। तो इस सिचुएशन में क्या करें कि बच्चे को अपने कंधे पे लेके थोड़ा देर उसको सहलाएं, उसको प्यार करें, उसे पुचकारें, तो धीरे धीरे बच्चा खुद ही शांत होकर सो जाता है। जब बच्चा डीप स्लीप में चले जाए तो उसको बेड पे धीरे से रखें, पहले उसके बॉडी के लोअर हिस्से को रखें और फिर हेड को रखें और धीरे से उसके बॉडी को सहलाते हुए जब बच्चा डीप स्लीप में चले जाए तभी बच्चे को बेड पे छोड़े और साथ ही साथ बच्चे को थोड़ा स्वेडल कर लें। फाइनली जब बच्चे को नींद आती है या फिर बच्चा थका होता है तो भी बच्चे रोते हैं। इसको बच्चा जब ऐसा होता है, जब बच्चे को नींद आ रही होती है तो बच्चा यॉर्निंग करता है, मतलब उबासी लेता है या फिर अपने हाथों से आंखों को या कानों को टच करता है। तो इस समय पर समझे कि बच्चे को नींद आ रही है और जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे को नींद आ रही है तो उसको हल्का सा सहला देंगे तो बच्चा सो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की जहाँ पर बच्चा अगर रो रहा है तो ज़रूर आपको अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चे को बुखार आया हुआ है और उस समय बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब बच्चे को कभी सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट में या ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को दर्द हो रहा है और बच्चा रो रहा है। तो उस हालत में पहले तो आप बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दें और उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। इसके अलावा भी टीथिंग के टाइम पे भी बच्चे रोते हैं, क्योंकि टीथिंग के टाइम पे उनके गम में इरिटेशन होती है, तो हर चीज़ को बाइट करना चाहते हैं। तो टीथिंग के टाइम पे आप हल्का सा गम मसाज कर सकते हो, खुद के फिंगर से कर सकते हो या फिर कपड़े को ठंडे पानी में भिगा के भी आप गम मसाज करोगे तो बच्चे को रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा कई बार बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो आप अपने से घर पर सलाइन नेज़ल ड्रॉप दे सकते हो और उसके बाद पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके सर्दी या खांसी की जो भी ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से बच्चे को आराम आ जाता है। इसके अलावा कई बार बच्चे जब खाना बंद कर देते हैं और बहुत रोते हैं तो उनके मुँह में अल्सर होता है, तो जो अल्सर की भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करानी ज़रूरी है। बच्चा अगर रो रहा है और वॉमिट कर रहा है तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइम में भी आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। फाइनली कई बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत
गहरा डायपर रैश हो जाता है। और ये गहरे डायपर रैश में बच्चों को वहाँ पर बॉटम में दर्द होने लगता है। बच्चा बेड पे जब सोता है तो वो जब बेड पे सोता है तो वो बॉटम जब बेड के टच में आता है तो वहाँ पर उसको पेन होता है। तो इससे भी बच्चे काफ़ी रोते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे को बॉटम में या उसके पॉटी एरिया के आसपास काफ़ी गहरा रैश है तो ज़रूर आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके सही दवाई लेके उसको ठीक करा लें। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों के रोने के कारण के बारे में जो भी कॉमन डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू।